पहले हर पाकिस्तानी ज़्यादा पैसा बनाता था भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में, और आज हर बांग्लादेश का शहरी या भारत का शहरी पाकिस्तानी शहरियों से ज़्यादा पैसे बनाता है। और खुशहाली वाले इंडेक्स में अगर आप देखें तो पहले पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से जो है वो 77% और भारतीयों से 43% ज़्यादा खुशहाल थे, और आज जो हर भारतीय है वो पाकिस्तानी से 94% ज़्यादा खुशहाल है, जबकि हर बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तानी से 42% ज़्यादा खुशहाल है। 26 साल के अंदर हमने ये गंद मारा पाकिस्तान, ये किया पाकिस्तान के साथ। इसमें जनाब हुकूमतें आई हैं, एक तो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, फिर नवाज शरीफ की एक पंजाब में हुकूमत आ गई और पीपल्स पार्टी को 5 साल मिले, फिर नून लीग को 5 साल मिले, फिर पीटीआई को 3 साल मिले, और उसके बाद से लेकर अब तक 5 साल से दोबारा नून लीग विराजमान है। यानी इसमें आप ये देख लें कि 8 साल आप मुशर्रफ के डाल लें और 10 साल आप नून लीग के डाल लें और लगभग 10 साल ही आप पीपल्स पार्टी के डाल लें, क्योंकि इन्होंने मिलकर इक़्तिदार के मज़े लिए हैं, और 3 साल आप पीटीआई के डाल। तो जिम्मेदार तो फिर यही रवायती पॉलिटिकल पार्टी हुई ना। देखें, मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के हक में जो वसीम अख्तर हैं एमक्यूएम के, वो भी आ गए। यानी एमक्यूएम के लोगों ने कहा जनाब हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और ये कोलैप्स ही है। हम 25 साल से आपको ये बता रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी करप्ट जमाते हैं और पाकिस्तान बहुत पहले कोलैप्स कर गया था। तो ये वसीम अख्तर ने मोहसिन नकवी की बात की जो है वो तस्दीक की। यानी एमक्यूएम कम से कम, क्योंकि फ़ौज की जमात है, वो जाकर खड़ी हो गई मोहसिन नकवी के साथ। और वैसे भी बिलावल ने टिक टॉक वो भी सुना दिया है कि जनाब टिक टॉक करके आपकी हुकूमत अब ख़त्म होने जा रही है और आप अब उल्टी गिनती शुरू करें। हालांकि ये टिकटॉक सिर्फ जूते पॉलिश करते हैं। एक दफ़ा टिकटॉक होती है एक पॉलिश, एक दफ़ा फिर टिकटॉक होती है एक और पॉलिश। तो ये बिलावल हो या मरियम हो, ये जूते ही पॉलिश करते रहे हैं, आइंदा भी ऐसा लगता है जूते ही पॉलिश करेंगे। तो क्योंकि हम मईशत की बात कर रहे थे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 सालों में दुगने कर्जे कर लिए। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक लिया गया, गुज़िश्ता 4 सालों में आसिम मुनीर के दौर में उतना ही कर्जा दोबारा ले लिया गया। तो कर्जे दुगने हो गए। टैक्सेस जो है वो भी दुगने कर दिए गए। 4 साल में इतने टैक्सेस लिए गए आवाम से कि आपने रेवेन्यू इकट्ठा कर करके टैक्सेस आपने दुगने कर दिए, महंगाई भी आपने दुगनी कर दी। तरक्याती मनसूबे आपने, अच्छा जो पैसा आप इतना कमाते हैं, बहुत सारे आप टैक्सेस लेते हैं, बहुत सारे आप कर्जे लेते हैं, ये पैसा आप खर्च कहाँ करते हैं, कहाँ खर्च करना होता है? आप पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबे लाएंगे, आवाम को सहूलियत देंगे, सब्सिडीज़ देंगे, यही है ना। सब्सिडीज़ भी ख़त्म कर दी और तरक्याती मनसूबे भी नहायत महदूद करके तकरीबन ख़त्म कर दी। अब मुल्क में तरक्याती मनसूबे भी नहीं चल रहे, अवाम को सब्सिडीज़ भी नहीं दी जा रही, कर्जे दुगने हो गए हैं, टैक्सेस दुगने हो गए हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? इसका जवाब कोई नहीं देता। गुर्बत और बेरोज़गारी पाकिस्तान में रिकॉर्ड बढ़ चुकी है, और ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा, सरकारी आदादो शुमार आपको बता रहे हैं। तो सवाल ये होना चाहिए कि ये जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, बेशुमार पैसा, अरबों डॉलर, ये जा कहाँ रहा है? इसे खर्च कौन कर रहा है? और ये किसकी जेब में जा रहा है? ये कहाँ गायब होता जा रहा है? कौन सा ऐसा गड़ा है जिसमें ये पैसा गिर रहा है और पता नहीं चल रहा? क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बन रहा, हमें तो इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हम ये कैसे मान लें कि ये पैसा पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च हो रहा है? और हालात ये हैं कि अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी पाकिस्तान ने। इससे पहले पता है किसने लगाई थी? इसराइल ने। पाकिस्तान में और इसराइल में कुछ चीज़ों की मुमासलत होती जा रही है। अशोक स्वैन है, भारतीय बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर और नेतन्याहू एक ही पॉलिसी पे चल रहे हैं। नेतन्याहू ने अल जजीरा पे पाबंदी लगाई, आसिम मुनीर ने भी अल जजीरा पे पाबंदी लगाई। वहाँ नेतन्याहू जबरी गुमशुदगियाँ करवाते हैं, यहाँ पे आसिम मुनीर भी जबरी गुमशुदगियाँ करवाते हैं। वहाँ पे नेतन्याहू ने जो इंसानी इमदाद है फ़लस्तीनी शहरियों की, वो बंद की हुई है। यहाँ पे आसिम मुनीर ने इंसानी इमदाद जो है वो कश्मीरी शहरियों की, वो बंद की हुई है। तो दोनों एक ही तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आप, बड़ी मुमासलत है दोनों के अंदर, दोनों जबर के साथ मुसल्लत हैं, दोनों जुल्म का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, दोनों ने हथियार उठाए हुए। हाँ, लेकिन एक मज़े की बात यह है कि नेतन्याहू कम से कम अपने लोगों के साथ वफादार है, अपनी अदालत को जवाब दे। लेकिन आसिम मुनीर के पास इस्तिस्ना भी है और वो अपने लोगों के सामने अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। यानी उन्होंने यहाँ पे कोई और सहूलत ली हुई है। नेतन्याहू ने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो ये तो फ़र्क है। अब नाज़रीन एक चीज़ और है, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी ने जजों की समरी रोकी हुई है। जजों के नाम फाइनल करके तैनातियों की समरियाँ जो हैं वो आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान को भेज दी गई कि जनाब इनका आप नोटिफिकेशन जारी करें, ये सारे अब जजेज़ हैं।
लेकिन पता चला कि जरदारी साहब को तो एतराज़ है, उनके अपने बंदे शामिल ही नहीं किए गए, तो उन्होंने वो समरी रोकी हुई है। अब ये एक नया बहरान पैदा हो गया। हर चीज़ में ना इन सबको हिस्सा चाहिए। जनाब, ब्यूरोक्रेसी में हमारा हिस्सा होना चाहिए, जजों में हमारा हिस्सा होना चाहिए, मीडिया में हमारा हिस्सा होना चाहिए, बजट में हमारा हिस्सा होना चाहिए, पैसों में हमारा हिस्सा होना चाहिए, इक़्तिदार में हमारा हिस्सा होना चाहिए। हर चीज़ में हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। अब वो हिस्से के चक्कर में ना पाकिस्तान के हिस्से बखड़े कर दिए। अब एक चीज़ जो ये बड़ी अच्छी कर रहे थे वो थी सालसी, कि जनाब हम सालसी कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा सर पे भी उठाया हुआ था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को, यानी आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को। तो अब ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। मेरे मालिक के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी तो मुलाजिम के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। ट्रंप के लिए मुश्किल ये है कि नवंबर में वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा रायता वापस उठाना है और ये सारी सूरत जो है इसको कंट्रोल करना है, इस गंद को समेटना है जो उसने फैला दिया है। तो ईरान के साथ हतमी लड़ाई करके वो जंगबंदी या किसी किस्म की वॉर ट्रॉफी कैसे हासिल करेंगे? देखें ना, अभी वो बात कर रहे हैं सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ पे, हालांकि आबनाए हुर्मुज़ तो पहले से खुली हुई थी। जो ईरान के साथ बातचीत करनी थी या लड़ाई करनी थी वो करनी थी एटॉमिक एसेट्स के बारे में। जो एटमी मुआहदे में बात होनी थी वो आबनाए हुर्मुज़ के मुआहदे तक पहुंच गई है, जो पहले तो खुला हुआ था। लेकिन ईरान को समझ आ गई कि वो इसको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे कंट्रोल रख सकता है, कि जब भी दुनिया उस पर अटैक करेगी वो इसको जगह को इस्तेमाल करेगा अपने मफाद के लिए और दुनिया को यहाँ पे तंग करेगा। तो ईरान की हिकमत अमली काम कर गई और वो उसके ऊपर बैठ गए आके। अब वो कहते जी उस पर हमने मुआहदा करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या मिलेगा कि वो पॉलिटिकली थोड़ा सा वापस रिवाइव हो जाए? मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ओबामा को तो उसामा दे दिया था ना पाकिस्तान ने। जब ओबामा को इलेक्शन में मुश्किलात पेश आ रही थी और मकबूलियत कम हुई थी तो पाकिस्तान ने ओबामा को उसामा दे दिया था मई 2011 में। तो उससे ओबामा को बहुत फ़ायदा पहुंचा था, पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा पहुंचा था। तो डोनाल्ड ट्रंप को हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन रॉयटर्स को अमेरिका की 3 अहम तरीन शख्सियात ने एक बात बताई और उन्होंने कहा जी कि अमेरिका अपने जो बेहतरीन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिनको चाइना के साथ अगर कभी कोई लड़ाई होती तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता था, उन मिसाइल्स के बहुत बड़े ज़ख़ीरे को तकरीबन ख़त्म कर चुका है। ये 3 अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने कहा, जबकि व्हाइट हाउस इसी तरदीद करता रहा, बार बार करता रहा। लेकिन अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने रॉयटर्स को ये बात बताई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज मंगल वाले दिन तक का आखिरी एक मौका दिया है ईरान को और उसका उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब ईरान हर हाल में अब हथियार डाले और हमारे साथ वो मुआहदा करे जो हम चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर तजियाकार ये कह रहे हैं कि अगर ईरान, यमन, इराक के अंदर जो सपोर्टर हैं ईरान के वो भी और हिजबुल्लाह ये मिलकर रिटेलिएट करते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अमेरिका यकतरफा तौर पे फतह का ऐलान नहीं कर सकता। बड़ी प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।